नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं का पाठ 5 अनोखे राष्ट्रपति। इस पाठ की रचयिता है महादेवी वर्मा। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में ईस्वी सन 1907 को हुआ। महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान साहित्यकार थी। वे सफल कवियत्री, सुप्रसिद्ध लेखिका एवं उत्तम संस्मरणकार थी। उनकी सुप्रसिद्ध रचनाओं के कारण उन्हें आधुनिक मीरा और हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया। दोस्तों, अनोखे राष्ट्रपति यह उनके द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण अर्थात स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में लिखना, किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना जो आपने स्वयं अनुभव की है। महादेवी वर्मा कई वर्षों तक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के संपर्क में रही और उसी के आधार पर उन्होंने यह संस्मरण लिखा है। दोस्तों, अनोखे राष्ट्रपति इस पाठ में महादेवी वर्मा जी ने भारत के महामहिम पद पर विराजमान स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं उनकी सहधर्मिणी राजवंशी देवी का जीवन परिचय दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। उनका जन्म ईस्वी सन 1884 में बिहार के छपरा जिले में स्थित जीरादेही इस गांव में हुआ। 26 जनवरी 1950 को वह भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 12 वर्षों तक इस पद पर वह बने रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादगी पसंद, सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी साध्वी संत प्रवृत्ति की, सरल, क्षमामयी और ममतालु महिला थी। राष्ट्रपति भवन में भी वह स्वयं अपने परिवार के लिए भोजन बनाती थी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी राजेंद्र बाबू आमरण सादगी और सरलता की मूर्ति बने रहे। उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी की सादगी, सरलता, निश्चलता और सहज स्वभाव का आंखों देखा एवं स्वयं अनुभव किया हुआ वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन का परिचय देखने के लिए। लेखिका कहती है, राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहल एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा। राष्ट्रपति जी की जब उनकी मुलाकात हुई तब वे कहती है कि मैं उनसे सर्वप्रथम गद्यात्मक वातावरण में मिली। दोस्तों, गद्यात्मक अर्थात प्रोज, जिसमें निबंध, संस्मरण, कथा, कहानियाँ इत्यादियों का समावेश होता है। यह गद्य नीरस और अरुचिकर हो सकते हैं। ऐसे ही नीरस वातावरण में पहली मुलाकात राजेंद्र बाबू के साथ लेखिका की हुई, किंतु उस गद्य ने कितने भावनात्मक क्षणों की अटूट माला गुथी है यह बताना कठिन है। नीरस वातावरण में मिली, लेकिन उनके पश्चात राजेंद्र प्रसाद जी के साथ उनके जो भावनात्मक संबंध जुड़े वह आज तक अर्थात उनके मृत्यु पर्यंत कायम रहे और एक अटूट माला सी गुथी बन गई, जिसके बारे में बताना लेखिका कहती है कि बहुत कठिन है। आगे, मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। लेखिका शीतावकाश अर्थात दीपावली की छुट्टियों में वह बीए की विद्यार्थिनी थी और दीपावली की छुट्टियों में वह भागलपुर जा रही थी। रास्ते में अर्थात बीच में पटना में ही भाई से मिलने की बात थी
अतः वह पटना स्टेशन पर उनका इंतजार कर रही थी। अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। व्यतीत करना अर्थात बिताना। स्टेशन के एक ओर 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा, देहाती अर्थात ग्रामीण। लेखिका कहती है, स्टेशन के एक ओर 3 पैरों वाली एक बेंच थी और उस बेंच पर देहातियों की वेशभूषा पहनावा पहने हुए कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। विहंगम अर्थात सरसरी, एक नज़र। 3 पांव वाली बेंच पर जो देहाती बैठे थे, उन सज्जन की ओर लेखिका की एक विहंगम दृष्टि पहुंची और देखते ही देखते वापस लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। लेखिका कहती है कि जब भाई ने बताया कि ग्रामीण वेशभूषा में बैठे उक्त व्यक्ति ही महान नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, यह जानने के पश्चात मैंने उन्हें अभिवादन किया, नमस्कार किया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। महादेवी वर्मा कहती है कि पहली दृष्टि में पहली बार मैंने उन्हें जो देखा था और आज जो मैंने उन्हें देखा, उनमें किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं आया। वे जैसे पहले थे, आज भी उसी प्रकार का व्यक्तित्व आज भी उनका बना हुआ है। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं है, वैसे ही व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। सत्य अर्थात सत्य ही होता है, उसमें किसी भी प्रकार का संभव नहीं होता है दोस्तों। और इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के भी न स्वभाव में और न ही तो किसी भी प्रकार के उनके चरित्र में कोई परिवर्तन आया था। वे जैसे पहले थे, वैसे ही उनकी मुखाकृति और आदि उसी प्रकार का उनका रहन सहन था। आगे उनकी शारीरिक बनावट का उल्लेख करते हुए लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती है कि काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, उनके बाल काले घने थे पर छोटे थे। उनका मुख चौड़ा, माथा चौड़ा, घने भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, भ्रुकुटी अर्थात बोहे। उनका मुख चौड़ा था, माथा चौड़ा था, भ्रुकुटियाँ उनकी घनी थी, बोहे उनकी घनी थी, आंखें बड़ी बड़ी, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, उनकी नाक मोटी थी, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, उनकी जो दाढ़ी थी वह गोलाई लिए और चौड़ी थी। कुछ मोटे पर सुडौल होठ, उनके ओठ मोटे थे लेकिन मनोहर सुंदर थे। सुडौल अर्थात मनोहर। श्यामल छाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, श्यामल अर्थात काला, काले रंग का, उनका गेहुआ रंग था। बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के ओठ को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे के होठ पर भी रोमेल आवरण डाले हुए थी। बच्चों, उनकी मूछें मोटी मोटी थी, इतनी मोटी थी कि उन मूछों के रोएदार बालों से उनके ऊपर के होठ ही नहीं बल्कि नीचे के होठ भी ढक जाते थे। रोमेल अर्थात रोएदार। हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि में अनायास आकर्षित कर लेती थी। हाथ, पैर और बाकी पूरा शरीर लंबा चौड़ा इस प्रकार था कि एक नज़र में ही वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। उनकी वेशभूषा अर्थात उनका पहनावा, उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। बच्चों, उनकी जो वेशभूषा थी वह देहातियों के समान थी।
खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक और दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर पर पिंडली। दोस्तों, वह खादी की मोटी धोती पहना करते थे और इस तरह पहना करते थे कि एक पांव की ओर वह ऊंची होती थी और दूसरी पांव की ओर वह नीची होती थी। ऊंची पिंडलियों के ऊपर तक होती थी। पिंडली अर्थात घुटने के नीचे का मांसल भाग। तो इस प्रकार देहातियों जैसे वह धोती पहना करते थे। उस पर मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे बटनों से बंद था। दोस्तों, यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि वह इतने बड़े पद पर थे, इसके बावजूद भी वह जो कोट पहना करते थे, कभी कभी उन कोट के बटन टूटे होते थे, ऊपर से वह खुला होता था और नीचे की उनकी बटन बंद होती थी। अर्थात बहुत ही सादगीपूर्ण उनका पहनावा था। किसी भी प्रकार का दिखावा उनके पोशाक में नहीं था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उसमें भी विचित्र स्वच्छंदता वाद था। सर्दी के दिनों में वह मोजे और जूते तो पहनते थे, मगर वह पहनते समय भी उसमें बड़ी विचित्र असमानता थी। दोनों मोजे अलग अलग हुआ करते थे। स्वच्छंदतावाद अर्थात स्वतंत्र, दोनों ही अलग अलग, अर्थात पहनावे पर वह कोई विशिष्ट ध्यान नहीं देते थे। जैसा भी मिला, जो भी मिला, उसी प्रकार का वह पहनावा पहनते थे। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था, न रूप का। जूतों पर मिट्टी लगी होती थी, किंतु उसके बावजूद इस ओर भी वह अधिक ध्यान नहीं देते थे। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। वह गांधी टोपी पहना करते थे, लेकिन पहनते समय वह भी बड़ी विचित्र तरीके से पहनी जाती थी। उसकी आगे की नोक बाईं बाहों पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। एक तरफ तो वह बाहों को छूती थी और एक तरफ वह एक पट्टी के समान दिखलाई देती थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। यानी इस तरह का उनका पहनावा था कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह जल्दबाजी में पहनकर आए हैं। अर्थात कहीं विशिष्ट जगह या कहीं भी जाते समय वो पहनावे पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। काम को अधिक महत्व दिया करते थे, समय को अधिक महत्व दिया करते थे। अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया, वह वहीं उसी स्थिति में लटका रहा। चलते चलते जो कपड़े जिस तरह से पहन लिए गए, उसी तरह से वह पहनकर निकल जाते थे। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया था। उनकी मुखाकृति अर्थात चेहरा। बच्चों, उनके चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो इस व्यक्ति को कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी यही अनुभव किया। उन्हें देखकर भी ऐसा लगता था मानो जैसे इस व्यक्ति को प्रथम कहीं देखा गया है। लेकिन बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। बाद में कई समय तक यह सोचने पर ध्यान आया कि ऐसा क्यों है कि इन्हें देखकर लगता है कि पहले भी इन्हें कहीं देखा गया हो। दोस्तों, राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। उनका केवल चेहरा ही सामान्य व्यक्तियों जैसा नहीं था, बल्कि उनकी शारीरिक बनावट, गठन अर्थात शारीरिक बनावट, उनकी शारीरिक बनावट ही कुछ ऐसी थी कि जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि इसे कहीं देखा है। अतः उन्हें देखने वालों को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है।
आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में भी सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। वे देखने में तो सामान्य भारतीयों जैसे ही थे, उसी प्रकार उनकी वेशभूषा और उनका जो स्वभाव था, उनका जो रहन सहन था, वह भी सामान्य भारतीयों के तरह ही था। देखने में वह एक साधारण भारतीय किसान की तरह ही दिखलाई देते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी, वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती थी। दोस्तों, वे प्रतिभा संपन्न थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, साथ ही साथ उनमें गंभीर संवेदना थी, अर्थात लोगों के प्रति अपार प्रेम और अपार भावनाएं भरी हुई थी। वह बहुत ही भावनात्मक व्यक्ति थे और यही उनका जो स्वभाव था, यही उनकी प्रतिभा, बुद्धि, यही उन्हें गरिमा प्रदान करती थी, अर्थात उनका गौरव या उन्हें महत्व, विशिष्ट स्थान प्रदान करती थी। दोस्तों, कहते हैं व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है। उनका व्यक्तित्व बहुत ही व्यापक था। व्यापक होने के साथ ही वह बड़े ही सामान्य दिखलाई देते थे, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। व्यापक व्यक्तित्व के धनी होने के बावजूद भी उनमें सामान्य जन के प्रति जो अपार प्रेम था, उन्हीं के कारण वह एक अभूतपूर्व राष्ट्रपति माने जाते थे। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो आता है। जिस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसी प्रकार उनके निजी सचिव भाई चक्रधर जी, उन्हें देखकर, राष्ट्रपति जी को देखकर चक्रधर, उनके जो सहचर थे, उनका भी स्मरण हो आता है, क्योंकि जिस प्रकार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उसी प्रकार के सर्वसाधारण और सादगीपूर्ण थे उनके यह सहयोगी भाई चक्रधर जी। जब मोजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती, अर्थात जब राजेंद्र प्रसाद जी के मोजे फट जाते, इस तरह फट जाते कि पांचों उंगलियां बाहर आने लगती थी, जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते थे, जब जूते नीचे से फट जाते थे, उनमें गवाक्ष अर्थात झरोका या खिड़की बन जाती थी, एक गड्ढा बन जाता था, उस समय उन जूतों को, उन मोजों को भाई सहचर बड़े प्रेम से पहना करते थे। जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने माने में बदलने लगता, अर्थात जब उनकी धोती इतनी जीर्ण हो जाती थी कि उनके धागे दिखाई देने लगते थे, उनके कोट कुर्ते इतने जीर्ण हो जाया करते थे कि उसमें से उनके धागे दिखाई देने लगते थे, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते थे। तब ऐसे फटे पुराने, ऐसी जीर्ण अवस्था के इन कपड़ों को भी, उन जूते मोजों को भी भाई सहचर बड़े प्रेम से पहना करते थे। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक कहीं नहीं देखे। भाई चक्रधर जी वर्षों तक राजेंद्र प्रसाद जी के इन्हीं कपड़ों को, इन्हीं प्रसाधनों को, अर्थात इन्हीं कपड़ों को वह बड़े प्रेम से धारण किया करते थे और अपने आप को कृतार्थ अर्थात संतुष्ट समझा करते थे। बड़ा ही उन्हें कृतार्थता महसूस होती थी। ऐसा गुरु और शिष्य का प्रेम आज तक मैंने नहीं देखा। तो इस प्रकार सादगी और सरलता की मूर्ति थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, आज हमने उनके चरित्र की विशेषताएं, उनके पोशाक की विशेषताएं,
उनकी मुखाग्रुति की विशेषताओं को देखा। अब इसके आगे की जानकारी हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके जीवन की और कई सच्चाइयों के साथ।